हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 1 मार्च और हम स्टार्ट करने वाले अपना पहला डिस्कशन जो कि इस महीने का है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रीलिम्स डिस्कशन। तो पहला जो टॉपिक है वो हिंदू में समर इज कमिंग, इसका मतलब गर्मी आने वाली है। इस बार जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसने फोकस किया कि जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होगा, मतलब अबव नॉर्मल जाएगा पूरे देश में लगभग अक्रॉस द स्टेट। इसका मानना है कि 47% प्रोबेबिलिटी है कि समर टेम्परेचर अबव नॉर्मल होंगे। तो इससे क्या हो सकता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसकी वजह से क्या हो सकता है कि ड्रॉट ज़्यादा आएंगे। ठीक है, आपके पास किसानों के लिए फार्मर डिस्ट्रेस होगा, फार्म डिस्ट्रेस। इसके बाद आपको वाइल्ड लाइफ इश्यूज आएंगे कि उनके पास पानी वानी की कमी आएगी। ठीक है, आपके पास हीट वेव्स चल सकती है, आपकी फार्मिंग को असर होगा और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो देखिए, एक न्यूज़ है पर इसके इतने नतीजे हो सकते हैं। तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। 47% तक बढ़ जाएगा। अब ऐसा यहाँ तक कि हिल स्टेशन को भी हीट फेस करनी पड़ जाएगी। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, इसके दो प्रमुख कारण जो जो बताए उन्होंने। एक तो वो ग्रीन हाउस गैसेस काफ़ी ज़्यादा इमिट हो रही हैं, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, धुएँ हैं, और ग्लास हाउस इफेक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। ग्लास हाउस इफेक्ट क्या होता है कि अगर आप कहीं कहीं जाएंगे तो खेती होती है, तो वहाँ जो उपजाते हैं तो ग्लास हाउस में रखते हैं, शीशे के ऊपर लगा देते हैं और नीचे खेती है। उससे क्या होता है, जो ठंडी एरिया वहाँ अक्सर ऐसा होता है, धूप शीशे के थ्रू अंदर आ सकती है पर गर्मी बाहर नहीं निकल सकती, तो ट्रैप हो जाती है गर्मी। तो हमारा जो टेम्परेचर है पृथ्वी का बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इस रीजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउसेज गैसेस बन चुकी हैं। ये तो ओवरऑल अर्थ का हो गया, पर हमारे देश में पर्टिकुलरली क्यों बढ़ रहा है कि हमारे यहाँ भी काफ़ी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो गया है। सी सरफेस टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है टेम्परेरली, मतलब काफ़ी समय से बढ़ रहा है, जिससे लैंड का टेम्परेचर ऑलरेडी इम्पैक्ट हो रहा है। हालांकि इस बार एल नीनो होने की कोई बात नहीं है, पर एक और पॉइंट है कि हर साल गर्मी बढ़ती ही जा रही है। जैसे ध्यान दें, 2016 सबसे गर्म साल था पिछले पूरी सदी का। तो ये एक बड़ा मुद्दा है हमारे लिए कि अगर ये ऐसा चलता है तो हम कब तक सस्टेन कर पाएंगे। इसलिए इससे पता लगता है कि पेरिस क्लाइमेट डील कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी। हालांकि हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, हमने एक दूर की सोची है कि हम बहुत दिनों बाद अपना ये फॉसिल फ्यूल बंद करेंगे जलाना, बट उसका हमें जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो अभी पता लग रहा है आईएमडी की इस भविष्यवाणी के साथ। तो आप सोचिए आगे कितना समस्या हो सकती है, गर्मियाँ बढ़ने वाली हैं, तो आप भी तैयारी कर लें। तो समर इज कमिंग। तो आगे चलते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, बीकन ऑफ ग्रोथ। सीएसओ ने एस्टिमेट दिए हैं इंडिया की ग्रोथ रेट को लेकर कि वो 7.1 रहेगी। इसकी खास बात यह है कि इससे पहले जितने भी ग्रोथ रेट के प्रोजेक्शन आए थे उन्होंने 6.7 या 6.5 की बात की थी, चाहे वो एसबीआई हो चाहे वो आईएमएफ हो। पर लेकिन सीएसओ के डेटा के हिसाब से 7.1 रहेगा, जो कि हालांकि हमारी नॉर्मल ग्रोथ रेट से कम है, पर फिर भी डीमोनेटाइजेशन को देखते हुए काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा संकेत है। वहीं ओईसीडी जो है उसने बताया कि इंडिया की ग्रोथ रेट 7% रहने वाली है। ओईसीडी क्या है भाई? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है अमीर देशों का, या डेवलप्ड देश जिन्हें आप कह सकते हैं। इन्होंने कहा है कि इंडिया की रेटिंग्स भी इंक्रीज़ करनी चाहिए। ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि इंडिया वाले अक्सर कहते हैं भाई हमारी रेटिंग्स बढ़ाओ। क्योंकि देखिए, इंडिया की रेटिंग्स, इटली की रेटिंग्स, ग्रीस की रेटिंग एक तरह से रखी हुई थी इन्होंने, और इंडिया को कहते थे पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिकली अभी इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी का पावर हाउस है, और उसकी इकोनॉमिक रेटिंग आपने पिग्स के साथ रखी हुई है। पिग्स मतलब पोर्टुगाल, इटली, ग्रीक, स्पेन, जो कि यूरोजोन के क्राइसिस के मेन कर्ता धर्ता थे। 2008 क्राइसिस के बाद जो देशों की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी, उन्हें पिग्स कहते हैं। तो अब पिग्स से आप कंपेयर करेंगे और कहेंगे कि भाई तुम पावर हाउस हो पर तुम्हारी रेटिंग सही है। तो ये दिखाता है कि जो इंडिया के दुनिया के बिग 3 हैं रेटिंग एजेंसीज, मूडीज, मॉर्गन स्टेनली और तीसरा कौन सा है यार, मुझे याद नहीं आ रहा। तीन तीन ये स्टैनले। तो इन तीनों की रेटिंग एजेंसी से कितने गलत मापदंड हैं। वहीं ओईसीडी ने कहा कि हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी कदम उठाए और इंडिया की इकोनॉमी में काफ़ी सुधार हुआ, तो इसलिए इन्हें अपडेट करना चाहिए। क्या है कि बीबीबी माइनस के नीचे, ये नहीं कि सीसीसी तक गए हैं, इसके नीचे एक ही रेटिंग हो रहा है, जंक मतलब कूड़ा। तो कूड़े से ऊपर हो आप, और आपको दर्जा दिया जा रहा है कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो। तो काफ़ी इसमें ये विरोधाभास है अपनी इसकी इसी बात में ही। अब ओईसीडी क्या है? ओईसीडी एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ओईसीडी क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 35 मेंबर कंट्रीज हैं। तो ये 1960s में फॉर्म हुए थे इकोनॉमिक प्रोग्रेस और वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, इनका सबसे बड़ा जो था 1960s के बाद, कि इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक मार्शल प्लान आया था अमेरिका का, उसको यूज़ करके जो रिबिल्ड हुई थी यूरोप, उसमें बहुत बड़ा योगदान था ओईसीडी का। और चलिए, आपके लिए काम है मेरे पास, मैं FATF आज डिस्क्राइब नहीं करता। व्हाट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? इंडिया ने भी इसमें कुछ कदम उठाया था, तो ये बात काफ़ी न्यूज़ बनी थी पिछले साल अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो आप पता करिए कि FATF क्या है, OECD ने क्या कहा है। और एक है बेस इरोजन, इसको लेकर क्या बात कही गई है, बेस इरोजन। ठीक है, OECD
ये आप सर्च मारिए और आपको पता लगेगा बेसिक रीजन और OECD का इसका क्या योगदान है। तो देखिए OECD जो रिकमेंड करती है इसकी बॉडी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके या फिर किसी बात को लेके, उसे काफ़ी ज़्यादा चर्चा मिलती है, उसे काफ़ी ज़्यादा भाव दिया जाता है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इन देशों का समूह। तो 35 देशों का समूह है, सबके नाम आपको याद करनी ज़रूरी नहीं है, पर एक देख लेते हैं नॉर्मली क्या है। तो कौन इसके मेंबर नहीं है, इस पर फोकस कीजिए। रशिया इसका मेंबर नहीं है, पूरा ईस्ट यूरोप इससे गायब है, जो कि पहले इसके सेटेलाइट कंट्रीज हुआ करती थी। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं, इंडिया की 2 ही कंट्रीज़ हैं इसमें, सॉरी एशिया की जापान और साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ऑफ कोर्स है, और यहाँ हमारा साउथ अमेरिका में 2 देश है, और साउथ अमेरिका के 2 देश हैं, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको, तीनों के तीनों, और बाकी यहाँ ढेर सारे देश हैं। तो 35 कंट्रीज़ हैं जिनकी HDI और जिनका नेशनल इनकम काफ़ी ज़्यादा है, वो सारे इसके मेंबर्स हैं। सॉरी, इन्हें डेवलप्ड कंट्रीज़ का ग्रुप भी कहते हैं, और इकोनॉमिक एडवाइजरी बहुत जारी करते हैं ये लोग, तो इसलिए OECD इंपॉर्टेंट है। और इसके हाल के कुछ रिकमेंडेशंस में FATF आपको करना बहुत ज़रूरी है। FATF क्या था? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, किस चीज़ के बारे में थी, इससे टैक्स रिफॉर्म्स का क्या लेना देना है, गवर्नेंस का क्या लेना देना है, ये सब आपको चेक करना है खुद के लिए। तो ये हमारा हो गया ये वाला टॉपिक। आगे देखते हैं, एक है कॉपर एक्सेस मिले हैं। कॉपर एक्सेस मतलब कॉपर के बने हुए कुल्हाड़ियाँ और कुछ पॉटरी मिली हैं सकतपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से, जिससे पता लगता है कि जो हमारी जब सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके पैरेलल उसी समय के आसपास गंगा यमुना दोआब के पास भी कोई सभ्यता रही होगी, क्योंकि इसके जो बनावट है वो काफ़ी अलग है हड़प्पा वालों से। तो जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये इसने रामपुर में एक जगह और काफ़ी ज़्यादा खुदाई स्टार्ट कर दी है, उम्मीद में कि उन्हें और आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे। और कॉपर एक्सेस और पॉटरी शर्ट्स जो मिले हैं पिछले हफ्ते, वो ऑक्रिक कलर्ड पॉटरी के हैं, ठीक है। तो ये जो दोआब है, गंगा यमुना दोआब, उसके रीजन के आसपास मिले, तो उनको उम्मीद है कि यहाँ वेस्टर्न यूपी के रीजन में भी शायद कुछ रहा हो। इसकी अटकलें तेज़ हो गई हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट करती होंगी। 2000 BC के आसपास की लग रही है, मतलब हड़प्पा के समकालीन थी, पर क्या सही में थी, इसको लेकर काफ़ी विवाद है। कुछ लोग कहना है कि इनका ही औकरे का कुछ वहाँ एक हिस्सा रहा होगा, कुछ लोग कहने की अलग सभ्यता रही होगी, तो एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। तो ये जो मिले हैं इनको देख लीजिए, कॉपर एक्सेस और स्टोन कैसे मिले हैं, क्या है ये। तो उतना कुछ डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आता, बट हाँ ये 2000 BC के आसपास के हैं। हाँ, एक न्यूज़ और है, एनुअल सिटी गवर्नेंस रैंकिंग आई है, जो कि जनग्रह सेंटर ऑफ सिटीजनशिप और डेमोक्रेसी ने निकाली है, जो कि एक NGO है, एनुअल से ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम। इसमें खास बात है तिरुवनंतपुरम फिर से नंबर 1 पे रहा। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरला में। 2 नंबर पे क्या रहा? पुणे। और दिल्ली की रैंकिंग स्लिप हो गई, 7 से 9 तक चली गई। इसमें एक मेन मुद्दा है कि ट्रांसपेरेंसी का इशू उनको दिल्ली को ले डूबा, ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है, और जो अवेयरनेस है वो भी पिछले कुछ समय से घटी है, इसको लेकर इसकी रैंकिंग इन्होंने नीचे पहुंचा दी। 7 से 9 तक गया। टॉप किसने किया? तिरुवनंतपुरम ने। 2 नंबर पे कौन रहा? पुणे। और एक और न्यूज़ जो आज आई है वो है स्पेक्ट्रम एलोकेशन अब हर साल होगा। स्पेक्ट्रम एलोकेशन किस चीज़ में होता है? टेलीकॉम सेक्टर में, जिससे सरकार को बहुत पैसा मिलता है। तो और इन्होंने ये भी बात की कि इंडिया 5G लाने में देरी नहीं करेगा, जैसा इंडिया ने 3G और 4G के केस में किया, जो कि दुनिया में पहले आ चुके थे, इंडिया में बहुत देर से आए। तो इन्होंने कहा कि 5G के ऊपर काम चल रहा है, और इंडिया भी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से 5G टाइम पर अपने देश में लाने में कामयाब हो पाएगा। टेलीकॉम सेक्टर भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है, तो ये हम इसके प्रति आश्वस्त रह सकते हैं कि 5G आएगा और सही में 5th जनरेशन की स्पीड होगी। हमारी जो 4G के नाम पे 2G की स्पीड या 3G की स्पीड मिल रही है, वैसा ना हो, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। और अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि 5G लाने वाला पहला देश कौन सा है, वो है साउथ कोरिया, जहाँ पर ये 2018 में पूरी तरह से फंक्शनल होने वाला है। नेक्स्ट है, तो 5G सबसे पहले साउथ कोरिया में, अब इंडिया भी इसकी तैयारी कर रहा है। तो नेक्स्ट आते हैं एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट या एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जिसे कह सकते हैं, वो उड़ीसा में सामने आया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लगभग 203 लोग इंजर्ड हुए हैं एलिफेंट अटैक से। और इसकी वजह यह है कि वहाँ पर माइनिंग जो है वह बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से चल रही है और जंगल क्लियर किए जा रहे हैं, तो वहाँ जो एलिफेंट पॉपुलेशन है वो बाहर निकल के फिर टकराव हो जाता है इंसानों से उनका। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो कह रही है भाई कि हम हाथियों के लिए 2 एलिफेंट रिजर्व एक्स्ट्रा बनाएंगे, ब्राह्मणी, बैतरनी पर और साउथ उड़ीसा एलिफेंट रिजर्व्स। तो इसके बाद क्या होगा, जितना भी फॉरेस्ट एरिया उसका 25% फॉरेस्ट एरिया वो रिजर्व हो जाएगा एलिफेंट रिजर्व्स के नाम से, ठीक है। ये 25% ऑफ उड़ीसा का टोटल फॉरेस्ट कवर एलिफेंट रिजर्व्स में आ जाएगा, जिससे कि इनके 90% एलिफेंट इस रिजर्व्स के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए 2 बात है, एक इनका कहना है कि इससे अब हाथियों के आवागमन पे समस्या नहीं होगी, पर यह भी बात है कि अगर आप उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है, जो उनकी प्राकृतिक शैली है जीने की, आप उसको बंद कर रहे हैं, तो फिर यहाँ एक समस्या हो जाएगी। अगर आप किसी जानवर का जो एरिया है आप उस पर कैप्चर करके उसको एक जगह एक
एरिया में कन्फ्लिक्ट कर दो कि भाई इतने में ही रहो तुम, तो उससे उनके जीने के स्टाइल पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज, लाइफस्टाइल मतलब कहने के लिए हाथियों का भी एक लाइफस्टाइल ही होता है, उनकी जीवन शैली में काफ़ी बुरा असर होता है। तो ये भी एक मुद्दा है, हालांकि सेफ्टी को लेके ज़रूरी है, ये एलिफेंट के लिए भी अच्छा है, रिजर्व बना रहेगा तो सिक्योरिटी रहेगी, उनका भी पोचिंग कम हो पाएगी। पर क्या ये प्राकृतिक तरीका है, क्या और तरीके नहीं निकल सकते थे? ये अभी तक ये एनिमल और मैन कन्फ्लिक्ट हुए क्यों? एक जो एनजीओज है जो क्षेत्र में काम करें, उनका ऐसा कहना है कि ये इसलिए है कि लोकल एलिफेंट पॉपुलेशन को ध्यान में न रखते हुए इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ लगातार और खनन लगातार उन एरियाज़ में होता रहा जहाँ जंगल है, जिससे बहुत सारे प्राकृतिक आपदा का लॉस हुआ है। तो कोशिश की जा रही है कि आगे से ऐसा ना हो, तो इसलिए दो रिजर्व की बात की है, बैतरनी ब्राह्मणी और साउथ उड़ीसा एलिफेंट रिजर्व। तो और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है अलनगाह टू। अलनगाह टू क्या है? अलनगाह टू इंडिया और ओमान की आर्मीज़ का जॉइंट बायलैटरल एक्सरसाइज है, जो कि दूसरा एक्सरसाइज इसलिए अलनगाह टू है। इन लोगों की नेवी का भी एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है नसीम अल बहर, जो 1993 से हो रहा है। किसका? इंडिया और ओमान। तो इंडिया और ओमान, ओमान ऑफ कोर्स इंडिया में ओमान के साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, वहाँ पर एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी खोली है, और पाइपलाइन बिछने वाली है इंडिया ओमान ईरान के थ्रू, या ओमान इंडिया पाइपलाइन भी आ रही है, और काफ़ी स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए ओमान, और इकोनॉमिकली भी काफ़ी एक्सपोर्ट इंडिया से होता है, और एक बहुत बड़ा डायस्पोरा इंडिया का जो ओमान में बसता है, और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हमें पैसे भी आते हैं, वो जो लोग वापस भेजते हैं। तो नसीम अल बहर क्या है? नसीम अल बहर इंडिया ओमान का नेवल एक्सरसाइज है, और अलनगाह क्या है? उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि हाल ही में धौलाधार रेंज में होने वाली है 6 से 19 मार्च तक। और इनका फोकस क्या है? टेरर को कॉम्बैट करना, और इनका एम क्या है कि प्रमोट करना बायलैटरल आर्मी टू आर्मी रिलेशन, और एनहेंस करना उनकी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ कि भाई कैसे टेरर को फेस करें, किस टेरेन में कैसे लड़ा जाए। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अलनगाह में होने वाली हैं। अलनगाह क्या है? आर्मी की बेसिक एक जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज। अब एक पॉइंट है, जो कोर सेक्टर्स हैं इंडिया के 8 कोर सेक्टर्स, उनमें डिक्लाइन हुआ है पिछले साल की तुलना में। इस बार 5वां मंथ का लोएस्ट रहा है 3.4% जनवरी में। ये क्यों हुआ है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है आउटपुट में रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर और सीमेंट, इन तीनों में कमी आई, जिसकी वजह से इंडिया का कोर सेक्टर फिर घटा है। अब देखिए 8 मेन इंटरेस्ट कोर सेक्टर हैं ग्रोथ रेट के, आपको पता होना चाहिए। सी क्यूब NRF-E इसे कहते हैं, एक सीधा तरीका याद करने का, अगर आपको याद नहीं है तो सी क्यूब NRF-E, ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि भाई सी क्यूब क्या है? कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, सॉरी ई इलेक्ट्रिसिटी, और एक लास्ट में एस स्टील। सी क्यूब NRF-S, सी क्यूब NRF-S आपके 8 कोल सेक्टर हो गए, जिसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। और इसमें अभी किस पे कमी आई है? कमी आई है किसमें? फर्टिलाइजर में, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में, मतलब एफ में कमी आई है, आर में कमी आई है, और सी में कमी आई है। तो इन तीनों में कमी की वजह से आपकी जो कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट है वो कम हुई है, और इस बार 3.4 रही है, जबकि पिछले साल ये 5.7 थी। इसी साल इंडिया यूके में ईयर ऑफ कल्चर मनाया गया है। तो ईयर ऑफ कल्चर के नाम पर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। बकिंगम पैलेस में वहाँ की रानी ने और वहाँ के राजा राजकुमारों ने कुछ इंडियन लोगों को बुलाया, जिनसे बातचीत की, कुछ इंडियन ब्यूरोक्रेट्स गए, बेसिकली एक छोटा मोटा फेस्टिवल किया वहाँ पर। कहाँ पर? यूके के बकिंगम पैलेस में। क्या था? यूके इंडिया कल्चर एयर 2017। नेक्स्ट देखते हैं पीआईबी में एक और आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे, वो है सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन किया पिछले एक हफ्ते में 7 यूनिट्रल एपीएस। तो पहले देखते हैं कि एपीएस है क्या। एपीएस क्या है कि एपीएस मतलब होता है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स। अब पहले जो एक कंपनी अगर है, ठीक है, किसी देश में, लेट्स से रिलायंस या फिर टाटा की बात करते हैं, रिलायंस की 2 कंपनियां हैं जो आपस में, इनकी 2 सब्सिडियां, आरटेल मान लिया और आरकॉम, ठीक है, 2 कंपनियां हैं। ये अपने कुछ शेयर्स या कुछ अपने सामान अपनी सब्सिडरी कंपनी को बेच रहे हैं। तो जो कंपनी रूल्स के तहत ये दोनों अलग अलग कंपनियां हैं, सब्सिडी ज़रूर है पर अलग अलग हैं, टैक्सेशन अलग है। तो ये आपस में जब व्यापार करें तो ये आपस में एक ट्रांसपेरेंसी रखें, इसको दर्शाने के लिए प्राइसिंग एग्रीमेंट बनाया जाता है कि ट्रांसफर प्राइस, वो प्राइस जिस पर कंपनी की एक डिवीजन जो एक आपस में ट्रांजैक्ट करेगी, वो एक मार्केट रेट है उसके हिसाब से ही करेगी, कि ये नहीं कि मेरी कंपनी है, टैक्स बचाने के लिए मैंने किसी भी तरह ट्रांसफ़र कर दिया। तो वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग को लेकर आप एक एडवांस वो जारी कर देते हैं कि भाई हम कितना, आप प्राइसिंग के मेथड क्या होंगे, आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एडवांस में करने के लिए क्या सिस्टम फॉलो करना होगा, जिससे टैक्स पेयर्स को पता लगता है अच्छा ट्रांसफ़र प्राइसिंग ये है और हमको इतना टैक्स पे करना है और ऐसे ट्रेड करेंगे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को लेकर। तो
ये बात है। और जो हमारी ये स्कीम है, इससे जो हमारा टैक्स रिजीम है काफ़ी ट्रांसपेरेंट और प्रो पीपल होता है, और इंडियन ईपीए को काफ़ी अप्रिसिएशन मिली इंटरनेशनली नेशनली भी। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी आर्टिकल था, ट्रिकी नहीं था, मतलब थोड़ा टेक्निकल टाइप सा था। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है? सब्सिडी के बीच में जो होती है कंपनी की, ठीक है। एपीएस एडवांस ट्रांसफर प्राइसिंग की बात है, जो कि इंडिया ने बहुत सारे बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया। जो लेटेस्ट में साइन किया वो दो कंट्रीज हैं, यूके और जापान के साथ, यूके और जापान। 7 और एग्रीमेंट साइन हुए हैं, यूनिटरी और बायलैटरल। कितने हुए इतनी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, कौन करता है? सीबीडीटी करती है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन किए। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या होता है? और रोल बैक प्रोविजन कब आया? 2014 में रोल बैक प्रोविजन आया, 2012 में एपीए स्कीम लॉन्च हुई थी, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये एक तरीका है गुड गवर्नेंस का और एक बेटर टैक्स रिजीम का, जिससे आपकी रैंकिंग भी बढ़ती है इंटरनेशनली, आपकी साख भी बढ़ती है। तो ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें आपको याद नहीं चाहिए, आपके आंसर्स में, मेंस में बहुत ज़रूरी हैं ऐसे आंसर्स। एक स्कीम थी वतन को जानो इनिशिएटिव, जिसके तहत हाल ही में प्रधानमंत्री जी मिले थे कुछ कश्मीर के बच्चों से। ये ज़रा बस नाम कीजिए। और हाँ, 28 जनवरी क्या था? इंडिया का साइंस डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इस दिन हमारे साइंटिस्ट रमन, सीवी रमन का जन्म हुआ था, चंद्रशेखर वेंकट रमन, और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में। किस लिए? रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए। रमन इफेक्ट क्या होता है? मैं पहले बता दूं, मुझे नहीं पता रमन इफेक्ट डिटेल में कि रमन इफेक्ट क्या होता है। तो रमन इफेक्ट जितना मुझे पता है, ये जो आप देख रहे हैं, जो डेफिनेशन है ब्रिटानिका से मैंने उठाई है। रमन इफेक्ट क्या है कि कोई भी लाइट जब वेवलेंथ आती है तो मॉलिक्यूल उसको डिफ्लेक्ट करते हैं। कोई भी लाइट आई, उसको मॉलिक्यूल डिफ्लेक्ट करते हैं। तो जब एक बीम जाती है लाइट की, ठीक है, किसी केमिकल कंपाउंड में, तो एक छोटा सा फ्रैक्शन होता है उसका, जो कि इंसिडेंट जहाँ से लाइट आ रही है बीम, उसकी डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। और इन सब की वेवलेंथ जो होती है चेंज नहीं होती है, पर एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है उनसे, जो कि इंसिडेंट लाइट है। चलिए थोड़ा नॉर्मल टर्म से बताता हूँ। जैसे यहाँ लेट्स से ये हमारा एक कंपाउंड है, ठीक है। हमने एक बीम ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट आई, ठीक। ये मॉलिक्यूल्स को हिट करेगी लाइट, ठीक। ये लाइट की बीम्स आ रही है, इसके बाद स्कैटर करेंगी ये, या फिर ये एब्जॉर्व करेंगे, उसको आपस में ले लेंगे, फिर उसको स्कैटर करेंगे। तो मैक्सिमम जो होता है उनकी वेवलेंथ चेंज नहीं होती है, ठीक है। पर कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वेवलेंथ स्कैटर करने के बाद चेंज हो जाती है। वो जो चेंज होती है वो क्यों चेंज होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट की वजह से वो वेवलेंथ चेंज होती है, जो डिफरेंट रहती है वेवलेंथ, जो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ थी उससे वेवलेंथ अलग हो जाए, वो क्यों, उसको कहते हैं हम रमन इफेक्ट। तो ये रहा, वेवलेंथ डिफरेंट हो जाती है उस वेवलेंथ से जो कि इंसिडेंट थी। इंसिडेंट जो आने वाली लाइट की वेवलेंथ थी उससे बाद डिफ्लेक्ट करने वाली वेवलेंथ डिफरेंट होती है। क्यों होती है? रमन इफेक्ट की वजह से। इसका यूज होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में और सिलिकॉन लेजर बनाने में, ठीक है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहाँ यूजेज है और क्या है रमन इफेक्ट, बेसिक रमन इफेक्ट क्या है। अब देखिए, इसका हाल में एक यूजेज निकाला गया था कि इससे कैंसर सेल्स को पता लगाने में मदद मिलेगी। अभी हम कैंसर को क्योर कैसे करते हैं? कैंसर क्योर करते हैं हम कीमोथेरेपी के द्वारा, ठीक है, कीमो के द्वारा या फिर रेडिएशन के द्वारा। दोनों में एक नुकसान है कि टारगेट करते हैं डेड सेल्स को, जो कैंसर ग्रस्त सेल्स हैं उनको टारगेट करते हैं, पर ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कैंसर और लिविंग सेल में। तो आप देखेंगे, अगर किसी कैंसर पेशेंट को आप देखेंगे जो कीमो करवा के आया हो, या फिर अगर आपने किसी कीमो पेशेंट को नहीं देखा, तो युवराज सिंह को कैंसर हुआ था, आप देख सकते हैं उनके सर के बाल उड़ गए थे। या फिर जो भी नॉर्मली कैंसर पेशेंट है काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और बहुत ही त्रस्त हो जाता है उनका जीवन, क्योंकि कीमो के दौरान ना सिर्फ उनके सेल पर वो अटैक करते हैं बल्कि बाकी सेल पर भी अटैक होता है, जिससे काफ़ी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं वहाँ पे उनकी बॉडी सेल्स पे। तो रमन इफेक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि कैंसर सेल को डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं। ये क्या तरीका है? एक नैनो पार्टिकल आएगा, जो नैनो पार्टिकल सीधा आपकी बॉडी में ट्रांसमिट किया जाएगा, जो कि जाके टकराएगा कैंसर सेल से अगर, तो वो एक तरह की, और तो जब आप उस पर बॉडी पे लेजर लाइट छोड़ेंगे तो वो एक अलग कलर देगा, ठीक है। इससे पता लग जाएगा कि क्या आपको कैंसर सेल है या नहीं है, ठीक है। एक नॉर्मल सेल से वो लाइट नहीं आएगी। रमन इफेक्ट की वजह से कैंसर सेल डिफ्लेक्ट करने पर उसको एक अलग लाइट मिलेगी, जो बताएगा कि हमारा कि क्या हालत है हमारे इस चीज़ की, उस सेल की जिसको कैंसर है या नहीं। तो आप उसको टारगेट करके हिट कर पाएंगे। नैनो पार्टिकल इंजेक्ट किए जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में, जो सेल पे जाके मिलेंगे, और उन पे जब आप लेज़र लाइट मारेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या वहाँ है कुछ कैंसर या नहीं है, कैंसर सेल है या नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप काफ़ी अच्छे तरीके से इलाज कर पाएंगे कैंसर का। और पहला इंटीग्रेटेड हेलीपॉड बनाया गया रोहिणी में, जिसका उद्घाटन किया गया सिविल एविएशन मिनिस्टर के द्वारा इस साल पवन हंस के एसोसिएशन में। तो ये हेलीपॉड क्या है? हेलीपॉड एयरपोर्ट की तर्ज पर है। हेलीपॉड इंडिया में डेवलप नहीं हुए। हेलीकॉप्टर के बारे में क्षेत्र में पूरा अभी एरिया खाली है जहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा उस एरिया को डेवलप कर सकते हैं।
एक और पॉइंट है, OECD इकोनॉमिक सर्वे जो निकला था उसने कहा कि इंडिया की ग्रोथ रेट 7% रहेगी। इन्होंने कहा इंडिया को मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनानी चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये एक पुराना राग है जो हर कोई अलापता है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जिसकी सही में इंडिया को सख्त जरूरत है। आपकी पूरी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर्स को रिफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आप तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स जैसी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। OECD ने भी बार बार यही कहा है, OECD के हमने बारे में पीछे थोड़ा बहुत कवर किया है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो हेलीपोर्ट कहाँ बना? रोहिणी में, नई दिल्ली में, ठीक है। और एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है एक एग्रीमेंट जिसमें वो $375 मिलियन का लोन इंडिया को देगी 800 किलोमीटर का विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए। जैसे वहाँ विशाखापट्टनम से लेकर चेन्नई का जो कॉरिडोर बनेगा, इस पे $375 मिलियन का लोन मिलने वाला है। ये क्यों है? क्योंकि ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रही है इंडिया, जो कि कोलकाता से लेकर यहाँ तक जाएगा, और बाद में यहीं से इंडिया ने एक ट्राई नेशनल हाईवे की बात की है जो यहाँ इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार जाएगा, जिसको इंडिया बाद में थाईलैंड और वियतनाम तक ले जाने के फिराक में है, जो कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनेगा GMS में। तो यहाँ से इंडिया का ट्रेड यहाँ तक कनेक्ट हो जाएगा, जो कि सोचिए कितना एक एम्बिशियस महत्वाकांक्षी योजना है ये। इसके तहत क्या आगे मान के चलिए, अभी कलकत्ता में कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कुछ सामान बना रहे हैं, तो इनको अगर वो सामान म्यांमार भेजना है तो अभी ऑलरेडी यहाँ से उठ के यहाँ आता है चेन्नई में या विशाखापट्टनम में, फिर वहाँ से वो शिप जाएगा म्यांमार में, तो जाके यहाँ डिलीवर होगा। अब क्या है भाई, यहीं से आपने कोलकाता से बाय रूट बांग्लादेश क्रॉस करते हुए सीधा म्यांमार भेज दिया, यहाँ तक कि आपको सीधा थाईलैंड या कंबोडिया, यहाँ आप कुनमिंग तक पहुँचा सकते हैं, चाइना पहुँचा दिया आपने, हुची मिन सिटी वियतनाम तक पहुँच गए। तो इससे दो चीज़ें हैं, एक तो आपको चोक पॉइंट के बारे में मैंने कर बताया, चोक पॉइंट यहाँ स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, चोक पॉइंट, इसको आप बाईपास कर रहे हैं, लैंड रूट मिल गया जो काफ़ी सस्ता होता है, चाइना से कनेक्टेड है, पूरा ये रीजन कनेक्ट हो गया एशिया का। सोचिए ट्रेड कितना ज़्यादा डेवलप कर पाएगा, एक अल्टरनेट मार्केट मिलेगी इंडिया को। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए खास बात इंडिया का सागरमाला प्रोजेक्ट है, या फिर इन सारे प्रोजेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा क्या? ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कॉरिडोर, ठीक है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ये कॉरिडोर ऐसे घूम के जाएगा जैसे जो वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी है उसको तोड़ने की बात नहीं है, मतलब बेसिकली उससे काफ़ी कुछ मिलता जुलता है ये, और इंडिया का भी एक रूट बन जाएगा, एक रास्ता मिलेगा। तो इसलिए इसमें ADB ने एक लंबा इन्वेस्टमेंट किया, पूरे एशिया में डेवलप होगा ये, और पूरे एशिया की मदद इससे होगी। एक छोटी सी न्यूज़ है ये, नंद कुमार साई जो है वो चेयरमैन बने हैं नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब के, जो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तेजस्विनी योजना है जिसके तहत वर्ल्ड बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया, इसमें वो $63 मिलियन $63 मिलियन देने वाली है इंडिया को। क्यों? क्योंकि तेजस्विनी प्लान क्या है, जो एडोलसेंट लड़कियां होती हैं, ठीक है, शायद तरुण कहते हैं एडोलसेंट को, तो उनके लिए बेसिक लाइफ स्किल्स, थोड़ी इकोनॉमिक स्किल्स और एजुकेशन स्किल्स की बात है, जो इन तीनों पर प्रोजेक्ट पे काम चलेगा झारखंड में, ठीक है। अब क्या है तेजस्विनी, इसमें एडोलसेंट लड़कियों को क्या होगा कि बेसिक लाइफ स्किल्स, जीवन जीने के तरीके कि आपको कैसे कुछ मैनेज करना है अपनी नॉर्मल सी ज़िंदगी, और कुछ मार्केट ड्रिवन स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग दे दी, सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीशन कराया जाएगा, और उनको सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप अपने संसाधनों का सदुपयोग करके अपना विकास कर सकते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट, या आप चाहें तो आप सेकेंडरी डिग्री ले सकते हैं। तो 17 डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में जहाँ प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। इससे 3 मेन कंपोनेंट है, एक सोशल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, दूसरा इंटेंसिव सर्विस डिलीवरी होगी, तीसरा स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, इम्प्लीमेंटेशन के लिए सपोर्ट मिलेगा। तो ये 3 मेन कंपोनेंट से क्या क्या है, पहले आप सोशल एजुकेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएंगे, दूसरा इंटेंसिव सर्विस डिलीवरी मिलेगी, तीसरा स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी सपोर्ट मिलेगा। तो इसके थ्रू क्या होगा, जैसे ही आप एडोलसेंट लड़कियों को एजुकेट करेंगे तो एक तो वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर होंगी, ठीक है, उनको अपने राइट्स पता चलेंगे, उनको अपने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दी, तो वो आपस में अक्सर देखा गया जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो अक्सर महिलाएं लीड करती हैं, उससे और उस रीजन के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये बातें भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कुछ लोगों को एजुकेट करेंगे इस तरह से तो एक बड़ा तबका अब डेवलप होगा, सोशल एम्यूलरेशन होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण है। अब जैसे क्या नाम था इस प्रोजेक्ट का, बताइए मुझे, अभी मैं तुरंत बता, आपको प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तेजस्विनी, ठीक है, प्रोजेक्ट तेजस्विनी का नाम आप हमेशा याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चन है या ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकते हैं मेंस में। अगर प्री में फंस गए तो सीधा 2 नंबर दिलाएंगे, पर मेंस में भी ऐसे 2-4 अपने स्कीम्स के नाम लिख दिए जब आप सोशल डेवलपमेंट का कोई चैप्टर आ गया, या फिर रूरल एरियाज में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आप एग्जांपल दे सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर ये योजना कितनी सही है, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी कुछ दिनों में आ ही जाएगी, वर्ल्ड बैंक फंड करिए तो इसकी रिपोर्ट आएगी, तो वो सब ध्यान में रखिए, तो काफ़ी फ़ायदा होगा आगे।
और एक न्यूज़ थी कि देखिए आज के करंट अफेयर्स में बेसिकली इतना ही है जो पीआईबी और मैंने पेपर कवर किया प्रीलिम्स के लिए। दो आर्टिकल्स आज बहुत अच्छे आए हैं, एक इंडियन एक्सप्रेस में और एक द हिंदू में, कोशिश करें उसे कवर करने की। और तो अभी देखते हैं हमारा जो मिलिट्री डिफेंस में हमने मिसाइल्स कर लिए थे, एयरप्लेट कर लिए थे। अब हम देखेंगे कि एक ट्रॉपेक्स जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज थी, जो कि इंडिया की तीनों सर्विसेज, आर्म फोर्सेस, मिलिट्री, एयरफोर्स, तीनों ने मिलकर की है कोस्ट गार्ड के साथ, जो होता है जिसमें बैटल रेडीनेस, कॉम्बैट रेडीनेस, कितनी तैयारी है, कोऑर्डिनेशन पे फोकस किया जाता है। एक होता है ऑपरेशन ब्रास्टेक्स जो 1986-1987 तक चला था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी तक का सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ट्रूप मोबिलाइजेशन हुआ था इंडिया में। ये असल में इसलिए किया गया था कि देखने के लिए कि भाई डिप्लॉय हम ग्राउंड ट्रूप कितनी जल्दी कर पाएंगे। दूसरा कि अगर हमें असॉल्ट करना पड़ा इंडियन नेवी को पाकिस्तान नेवल बेस पे तो कितना टाइम मुश्किल लगेगा। हालांकि बहुत पुरानी बात है, अब हम बहुत डेवलप कर चुके हैं, हमारी मोबाइलाइजेशन स्कीम, हमारी तेज़ी, सब कुछ बढ़ चुका है, हमारे पास नए इक्विपमेंट्स हैं। फिर भी इसका नाम याद रखिए, बाई चांस आ गया तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। ऑपरेशन ब्रेस्टेक्स पहला था, ट्रॉपेक्स जो कल भी हमने डिस्कस किया। ट्रॉपेक्स में इंडिया के तीनों फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी मिलकर चेक करेंगे कॉम्बैट रेडीनेस कितनी है, कोऑर्डिनेशन कैसी है। अगला है इब्सामार, जो नाम से क्लियर है, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच में नेवल एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इब्सामार। ठीक है, तो नाम से क्लियर है ये। जो एक बॉडी भी है इब्सा, जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल ग्रुप है इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का। और इसी तरह ये इनकी जो नेवल एक्सरसाइज का नाम है इब्सामार, और इसकी पहली एक्सरसाइज 2008 में हुई थी। इंद्र क्या है? इंद्र इंडिया और रशिया का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। आयरन फिस्ट क्या है? इंडियन एयरफोर्स का डे नाइट लॉन्ग एक्सरसाइज हुआ था, 2 बार हुआ, 2013 और 2016 में आई थिंक, जो कि पोखरण फायरिंग रेंज में हुआ था। आयरन फिस्ट क्या है? इंडियन एयरफोर्स का डे नाइट एक्सरसाइज। इंद्र क्या है? इंडिया रशिया के बीच में। इब्सामार ऑफकोर्स इंडिया श्रीलंका, इंडिया साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील के बीच हुआ है। ठीक है, अब इंडियन एयरफोर्स का जो बताया मैंने आपको, आयरन फिस्ट, जिसमें 100 से ऊपर एयरक्राफ्ट आए थे, डिफरेंट वेपन प्लेटफॉर्म यूज़ किए गए थे। उसमें एयरफोर्स ने दिखाया था कि कितनी कैपेबिलिटी है उसकी, क्या हद तक वो दुश्मन को चोट पहुंचा सकती है। और एक्सरसाइज मालाबार काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और ये किसके किसके बीच होता है? एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया, जापान और और यूएसए के बीच में होता है। इसके दो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जो चाइना के दबाव के कारण बाद में हट गए थे। पहले ये भी साथ में थे पर अभी साइड हो गए, मगर मेनली तीन है। 1992 से स्टार्ट हुआ ये, और 2015 में जापान इसका परमानेंट मेंबर बन गया। ये देखिए नजिस कहते हैं इसको, कि आप चाइना को डराने के लिए, उसको धमकाने के लिए दिखाते हैं, देखो भाई हमारे पास भी लोग बंदे हैं, हमने भी ग्रुप बना लिया। तो चाइना के लिए अब इतनी बड़ी नेवी शिप्स आके आपकी ओशन के साइड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब आपको कान खड़े करने के लिए, भाई हम अटैक कर सकते हैं या फिर हम भी कैपेसिटी रखते हैं कुछ करने का। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगला है वरुण नेवल एक्सरसाइज, जो इंडिया फ्रांस के बीच होता है, जो एक बार होता है पहले सॉरी मेडिटेरियन में, और अगले साल होता है इंडियन ओशन में, ताकि दोनों ओशंस में जाके कैपेबिलिटी चेक हो पाए। इंडिया फ्रांस के नेवल कोऑर्डिनेशन ड्रिल्स होते हैं। और इंडो फ्रांस और इंडो रशियन ड्रिल्स बहुत पुराने और बहुत कारगर हुए इंडियन हिस्ट्री में। और जो आर्मी नेवी है काफ़ी कुछ कोऑर्डिनेट करती है उनके साथ, क्योंकि इंडिया के जो हथियार हैं मोस्टली या तो वो फ्रांस के हैं या तो वो रशियन ओरिजिन के। अब जो इसराइल और अमेरिकन, यूएसए के वेपन्स बढ़ रहे हैं, पर जो बेसिक नेवल इक्विपमेंट था वो या तो फ्रांस का था या तो रशिया का था। अब इसराइल और यूएसए इनकी जगह ले रहे हैं, हालांकि अभी भी इनके साथ संबंध जारी हैं। तो क्या नाम है इंडिया और फ्रांस की नेवल एक्सरसाइज का? वरुण। इंडिया रशिया का इंद्र। इंडिया जापान अमेरिका का ट्राइलेटरल जो है उसका नाम क्या है? कोंडकन नहीं, मालाबार। ठीक है, अब सिम्बेक्स क्या है? सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच में नेवल एक्सरसाइज है, इसका नाम सिम्बेक्स है। इंडिया सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स। तो बेसिक इतने ही है, आपको ये सारे कराई दिए मैंने। हमने एयरक्राफ्ट कर लिए, हमने करियर कर लिए, हमने मिसाइल लॉन्चेस कर लिए, हमने ऑलमोस्ट एंटी टैंक मिसाइल सब कवर कर लिया है। तो अब हम स्पेस में जा पाएंगे। एक ये स्लिनेक्स है, इंडिया श्रीलंका नेवल एक्सरसाइज। देखिए कुछ जो है वो छूट गए हैं मेरे मिलिट्री एक्सरसाइजेस। मैं एक और लिस्ट बना के इसको अपलोड कर दूंगा अगले किसी भी लेक्चर में। प्राइमरीली सारे हो चुके हैं, कुछ जैसे एक दो जॉइंट एक्सरसाइजेस छूट गई हैं जो ऑफकोर्स मैं करा दूंगा कुछ दिनों में। पर ये प्राइमरी हैं जो हमारा डिफेंस का, मेनली मैंने सब कुछ कवर कर दिया ब्रॉडली। छोटे मोटे एस्पेक्ट्स कवर नहीं किए, वो बाद में भी हो जाएंगे जब हम करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। तो एक आर्टिकल 28 आज हम कर लेते हैं, डेली एक आर्टिकल करेंगे तो इसका भी कल्याण हो जाएगा। आर्टिकल 28 क्या करता है? हमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से या वर्शिप से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आज़ादी देता है। आज़ादी किस चीज़ की? आज़ादी हमें, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, कोई पढ़ता है, तो उसको ज़बरदस्ती कोई रिलीजियस चीज़ें नहीं पढ़ाई जा सकती, या कुछ धार्मिक आप उसको ज़बरदस्ती रट्टा नहीं लगवा सकते। इसके तहत तीन बातें हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट फंड मिलता है, स्टेट मेंटेन करता है, तो आप उसमें रिलीजियस मतलब धार्मिक चीज़ें नहीं पढ़ा सकते या निर्देश नहीं दे सकते, जो कि स्टेट फंड से निर्भर है पूरी तरह से। अगर
कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, पर उसको फंड कौन करता है, कोई ट्रस्ट करता है, रिलीजियस ट्रस्ट, तो वहाँ वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पढ़ा सकता है या बता सकता है, वो धार्मिक निर्देश जारी कर सकता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाता है जो कि स्टेट द्वारा मेंटेन किया जाता है या स्टेट से फंड किया जा रहा है, तो वहाँ पर आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते कोई रिलीजियस वर्शिप या वो निर्देशों का पालन करे। अगर वो माइनर है तो आपको उससे पहले उसके जो गार्जियन है उससे उनकी आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है आर्टिकल 28 हमारे संविधान के लिए? आर्टिकल 28 इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये दिखाता है कि इंडिया का सेकुलर नेचर है, स्टेट का नेचर सेकुलर है, कि वो स्टेट चाहकर भी अपने फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कुछ ज़बरदस्ती आप रिलीजन नहीं थोप सकते, और चाहे कुछ भी हो जाए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करने के लिए। पर अगर आप किसी ट्रस्ट के मेंटेन किए गए हैं, जैसे मदरसाज की बात कर लें या फिर जो आश्रम चलते हैं गुरुकुल आश्रम्स, तो वो अगर फंडेड होते हैं किन के थ्रू? वो फंडेड होते हैं एक एनजीओ या ट्रस्ट के थ्रू। तो इसलिए वहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या धार्मिक निर्देश दिए जा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु आप धार्मिक निर्देश वहाँ नहीं दे सकते जहाँ पर आपके फंडिंग जो है वो उसके थ्रू हो रही है। किसके थ्रू हो रही है? तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।